गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 118 अन्य मोबाइल ऐप जो कि चाइनीज थे, भारत सरकार ने यहाँ पे प्रतिबंधित कर दिया है। यहाँ पे एक बड़े विकास कार्यक्रम में 2 सितंबर 2020 को सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पबजी और साथ ही साथ में इसके साथ में 118 अन्य ऐपों को जो कि व्यापक रूप से लोकप्रिय थे भारत में, इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। मंत्रालय के बयान के अनुसार कुल 118 मोबाइल ऐप भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किए गए हैं क्योंकि वे भारत की अखंडता, संप्रभुता एवं सार्वजनिक व्यवस्था और रक्षा के लिए परेशानी निकाल रहे थे। सरकार द्वारा नवीनतम प्रतिबंध ऐप उद्योग के लिए यह तीसरी हिट होगी, यह तीसरी बार किया गया था। इसके पूर्व सरकार ने टिकटॉक और अन्य प्रसिद्ध चीनी वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाकर इसी तरह के कदम भी उठाए थे। इस कदम को पूर्व लद्दाख में चीन और भारत के बीच भारी तनाव के मद्देनजर देखते हुए बताया जा सकता है। अभी रिसेंट में क्या हुआ था, पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के बीच जो तनाव हुआ था उसको देखते हुए यहाँ पर ये कदम उठाए गए हैं क्योंकि चाइनीज ऐप से हमारा नुकसान क्या है। यहाँ पे नंबर एक चीज, भारत की अखंडता पर बट्टा लगा रहा है, ये संप्रभुता दिक्कत कर रहा है यहाँ पे। और साथ ही साथ में इसके जितने भी सर्वर्स हैं वो इंडिया में नहीं हैं, ये सारे जो हैं चाइना से ऑपरेट किए जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पे इसको बैन किया गया है। चलिए, मैंने आपको यहाँ पे कुछ चाइनीज ऐप के नाम यहाँ पे लिख के दे दिए हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन लिंक में पूरे 118 नाम देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पूरे 118 नाम यहाँ पे पढ़ के नहीं बता पाऊंगा। तो आपको अगर पूरे 118 ऐप जो देखना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में सारे मिल जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं हमारा डेली का जो रहता है कि आज के दिन 4 सितंबर के दिन क्या घटनाएं हुई थी, ये हम देखेंगे। आज के ही दिन मुगलों और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच राजा जय सिंह संधि हुई थी। कब हुई थी? 1665 को हुई थी। स्पेन के निवासियों द्वारा लॉस एंजल्स की स्थापना आज के ही दिन की गई थी। कब की गई थी? 1781 में। तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या मिल गई, 1781 में लॉस एंजल्स की स्थापना हुई थी। किसने की थी? स्पेन के निवासियों ने की थी। महात्मा गांधी ने 1888 में इंग्लैंड के लिए समुद्र की यात्रा आज से ही शुरू की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने 1944 में बेल्जियम के एंटवर्प शहर में प्रवेश किया था। आज के ही दिन 6.5 तीव्रता वाले भूकंप की चपेट से 1967 को आया महाराष्ट्र का कोयना बांध फूट गया था। इसी वजह से 200 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। उत्तरी वियतनाम के राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपिता क्या बोल रहा है, उत्तरी वियतनाम के राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपिता हो ची मिंग का देवसान निधन 1969 को हुआ था। इसी के साथ में एक और चीज क्या आ रही है, 73 वर्षों के बाद समुद्र में 1985 को डूबे जहाज टाइटैनिक की पहली तस्वीरें सामने आई थी। कब आई थी? 1985 में आई थी, 4 सितंबर को। टाइटैनिक दुर्घटना में इस जहाज पर सवार लगभग 1500 लोग मारे गए थे। चलिए अब जान लेते हैं आज के दिन 4 सितंबर के दिन किन प्रमुख व्यक्तियों का जन्म हुआ था। प्रमुख राजनीतिक दादा भाई नेहरू जो कि हमारे राजनीतिक भी थे और साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 4 सितंबर 1825 को हुआ था। चलिए आगे बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी लेखक एवं समाज शास्त्री भूपेंद्र नाथ दत्त जी का जन्म कब हुआ था? 1880 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा अनुसंधानकर्ता ज्ञानचंद घोष का जन्म 1894 में हुआ था। आज के ही दिन हुआ था, 4 सितंबर के दिन। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सियाराम शरण गुप्त का जन्म 1895 में हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार, समीक्षक एवं साहित्यकार, आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म 1906 को हुआ था। तो नंद दुलारे वाजपेयी जो थे वो क्या थे? पत्रकार भी थे, समीक्षक भी थे, साहित्यकार तो थे ही, आलोचक भी थे, बहुत अच्छे आलोचक थे ये। इनका जन्म कब हुआ था? 1906 को हुआ था।
भारतीय राजनीतिज्ञ सुशील कुमार शिंदे का जन्म 4 सितंबर 1941 को हुआ था। भारतीय अभिनेता ऋषि कपूर का जन्म 1952 में हुआ था, जिनका अभी रिसेंट में ही निधन हुआ है, कोरोना के काल के समय इनका निधन हुआ है। चलिए अब वापस आ जाते हैं अपने करंट अफेयर्स क्विज की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन CSO के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए निम्न में से किस देश के लिए रवाना हो गए। आपके पास ऑप्शन है नेपाल, जापान, रूस या फिर चीन। क्या बता रहा है क्वेश्चन, CSO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सदस्य देशों की बैठक हो रही है, इसमें किस देश के लिए रवाना हुए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर रहने वाला है रूस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन CSO के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस के लिए रवाना हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये ये दौरा 3 दिन का होने वाला है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह की यह जून के बाद मॉस्को की दूसरी यात्रा होगी। उन्होंने 24 जून को मॉस्को में विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। विजय दिवस परेड का आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की 75वीं वर्षगांठ पर मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमको काम की चीजें क्या मिल गई यहाँ पे कि विजय दिवस परेड जो है ये किस चीज के लिए आयोजन की जाती है, द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ जो था उसकी जो विजय हुई थी उसकी उपलक्ष्य मनाई जाती है। ये इसकी 75वीं वर्षगांठ थी और ये कहाँ पर होता है, अब सोवियत तो रहा नहीं, अब रूस में होता है, पहले सोवियत संघ में हुआ करता था। इसके लिए राजनाथ सिंह पहले गए थे कब, 24 जून को गए थे और अब गए हैं यहाँ पर दूसरी बार, कब गए हैं, तीसरा दौरा है इनका ये, कब गए हैं, अभी गए हैं रिसेंट में। यहाँ पे किस चीज के लिए गए हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन CSO की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, हाल ही में नव चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपना पदभार संभाला। ऑप्शन है आपके पास राहुल सचदेवा, विमल त्यागी, अशोक कुमार या फिर राजीव कुमार। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। चलिए इसका आंसर रहने वाला है राजीव कुमार जी। भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार ने पदभार ग्रहण किया। उन्हें अशोक लवासा के स्थान पर चुनाव आयुक्त बनाया गया है। लवासा एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अभी रिसेंट में ही मैं आपको इसके पहले की वीडियो में आपको मैंने बताया था, अशोक लवासा जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था और अब वह क्या बन गए हैं, यहाँ पे एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उनकी जगह पर नवनियुक्त कौन बने हैं हमारे चुनाव आयुक्त, तो राजीव कुमार जी बने हैं। राजीव कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन धन योजना और मुद्रा ऋण योजना जैसी प्रमुख योजनाओं में अहम हिस्सा निभाने के लिए भी जाना जाता है। तो इसके पहले राजीव निगम जी ने क्या क्या किया था, राजीव निगम जी प्रधानमंत्री जन धन योजना एवं मुद्रा ऋण योजना जैसी प्रमुख योजनाओं में इनकी मुख्य भूमिका थी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने समूह ग की नौकरियों में निम्न में से कितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की। ऑप्शन है आपके पास 20 नए खेल, 25 नए खेल, 30 नए खेल या फिर 35 नए खेल। पहले क्या था कि स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू नौकरियां दी जाती थी तो वहां पे कुछ लिमिटेड स्पोर्ट्स थे यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ नए खेलों को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है कि इन खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो खिलाड़ी रहेंगे उनको हम नौकरी देंगे। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसका आंसर बताना है क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर रहेगा 20 नए खेल। केंद्र सरकार ने समूह ग की सीधी भर्ती के लिए 43 खेलों की सूची में 20 नए खेल शामिल किए हैं। इनमें मलखंब, रग्बी, रस्साकसी, बेसबॉल, रस्साकसी, बास्केटबॉल, पैरालंपिक और पैराएशियाई खेल शामिल हैं। यह आदेश कार्मिक मंत्रालय ने जारी किया। इससे पहले केंद्र की लिस्ट में क्रिकेट, बैडमिंटन और बॉक्सिंग समेत 43 खेल शामिल थे। सीधी भर्ती में अब इन खेलों में 63 खेल के उन प्लेयर्स को फायदा मिलेगा जो राज्य या देश के किसी भी नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर
खेल चुके हैं। तो पहले यहाँ पे कितने खेल थे, यहाँ पे 43 खेलों की सूची थी यहाँ पे, जिसमें हमारे क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, ये सारे हमारे और भी खेल जो थे सम्मिलित थे। यहाँ पर अब नए 20 खेलों को यहाँ पे शामिल किया गया है, जिसमें से मेन प्रमुख जो हमें बता रहा हूँ आपको मलखम्ब हो गया, जो कि मध्य प्रदेश का हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। रग्बी, रस्साकसी, बेसबॉल और भी यहाँ पे खेलों को यहाँ पे शामिल किया गया। अब इनकी जो नंबर्स हैं वो कितने हो गए, 63 खेलों की यहाँ पे सूची हो गई, टोटल यहाँ पे 63 हो गए। और यह किनको दिया जाता है, जो कि राज्य या देश के लिए, किसी भी स्टेट की बात कर रहे हैं, या राज्य या देश के लिए नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं, उनको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी गई, पूरी तरह से रोक लगा दी गई यहाँ पे। चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट में। ऑप्शन है घृष्णेश्वर महादेव मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, केदारनाथ मंदिर या फिर लिंगराज मंदिर। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहेगा। चलिए इसका आंसर रहने वाला है हमारा महाकालेश्वर मंदिर। क्या है, महाकालेश्वर मंदिर। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स और जान लेते हैं। महाकालेश्वर मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन में स्थित प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग में हो रहे क्षरण को रोकने के लिए नई दिशा निर्देश जारी की। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों में श्रद्धालुओं द्वारा शिवलिंग पर घी, भूरा आदि सामग्री नहीं मलने भी शामिल है। ये सारे जो हैं आपको नहीं मलना है, क्या क्या, घी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, और भी चीज़ें जो शिव जी के अभिषेक करने के लिए जो यूज़ की जाती है, उन सबको नहीं मलना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं द्वारा शिवलिंग पर दही, घी और शहद मलने से क्षरण होता है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इस प्राचीन मंदिर में स्थित शिवलिंग के क्षरण के लिए अनेक निर्देश दिए और मंदिर समिति को बेहतर तरीके से इस पर अमल करने के लिए भी निर्देश दिया। साथ ही साथ में यहाँ पे एक ऑर्डर और आया है कि इस मंदिर पर गर्भगृह की रिकॉर्डिंग जो है वो लगातार 24 घंटे होगी, और इस रिकॉर्डिंग को कम से कम 6 महीने तक आपको सुरक्षित रखना है, और किसी भी प्रकार का यहाँ पे आपको आदेश की अवहेलना नहीं करना है। और साथ ही साथ में ये भी बताया गया कि इस महाकालेश्वर मंदिर में पंचामृत नहीं चढ़ाया जाएगा, इसकी जगह पे आप शुद्ध दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस शुद्ध दूध के लिए मंदिर समिति को व्यवस्था करनी पड़ेगी श्रद्धालुओं के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बता रहा है। विश्व नारियल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास 10 अगस्त, 12 मार्च, 2 सितंबर या फिर 15 जनवरी। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, किस डेट को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। चलिए इसका आंसर रहने वाला है 2 सितंबर। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं इसके बारे में। विश्व नारियल दिवस प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को मनाया जाता है। नारियल दिवस के दिन नारियल से बनी विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई जाती है। नारियल एक ऐसा फल है जिसके प्रत्येक भाग का हम तरह तरह से उपयोग करते हैं। नारियल दिवस नारियल की महत्ता को रेखांकित करता है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस को बताता है कि नारियल को हमको किस प्रकार से यूज करना है और कितना इंपॉर्टेंट है ये नारियल का, हम तरह तरह से कैसे उपयोग कर सकते हैं, और इसकी खेती कैसी करी जाती है, और कैसे इस नारियल की खेती से करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। नारियल के बारे में आपको कुछ और चीजें बता दूं। नारियल जो होता है वो पाम फैमिली का एक फल होता है। अब पाम फैमिली क्या कहलाती है, पाम फैमिली मतलब वो जैसे चेरी, बेर और जो हमारे जो बेरी दाने वाले जो होते हैं ना, ये उस फैमिली का फल कहलाता है। इसके साथ ही साथ में जो नारियल जो होता है वो नमकीन भूमि वाले, मतलब नमकीन पानी वाली जो भूमि होती है वहां पर ये होता है, और सबसे ज्यादा हमारे दक्षिण भारत में नारियल की खेती की जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का कितना संग्रह किया गया था। ऑप्शन है आपके पास, चलिए इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिए कितना रहने वाला है। ऑप्शन है आपके पास 26,449 करोड़ रुपए, 56,449 करोड़ रुपए, या फिर 86,449 करोड़ रुपए, 96,449 करोड़ रुपए। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर रहने वाला है 86,449 करोड़ रुपए। वित्त मंत्रालय ने कहा सकल माल एवं
सेवा कर, जिसको हम जीएसटी बोल सकते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको बोला जाता है, कि अगस्त महीने में 86,449 करोड़ रुपए का यहाँ पर संग्रह हुआ। लगातार दूसरा महीना है जब जीएसटी संग्रह कम हुआ है। इससे पहले जुलाई में यह 87,482 करोड़ रुपए था। सालाना आधार पर जीएसटी संग्रह 12% कम रहा है। पिछले साल इसी महीने में जीएसटी का जो संग्रहण था वो कितना था, 98 करोड़ 202 करोड़ रुपए था। इस बार कितना हुआ है, लगभग 12% यहाँ पे कम संग्रह हुआ है लगातार दूसरी बार। अब होगा भी क्यों भाई, लॉकडाउन चल रहा था, बहुत से लोगों का रोजगार अभी भी नहीं चल रहा है। लॉकडाउन के टाइम पे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा स्थिति लोगों की तंग थी, पर अभी भी पूरी तरह से लोगों का जो रोजगार जो है पटरी पर नहीं आया है। जब पटरी पर नहीं आया है, लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो कैसे वो अपना टैक्स जमा करेंगे भाई, इसलिए नुकसान हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत बनाए रखने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडिन और भारतीय मूल के किस राजनीतिक को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया? चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए। लीसा सिंह, निक्की हेली या फिर सीमा वर्मा, अर्पणा माथुर। चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडिन और साथ ही साथ भारतीय मूल के किस राजनीतिज्ञ को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है? चलिए आंसर दीजिए मुझे। इसका आंसर रहने वाला है लीसा सिंह। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत बनाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडिन के साथ ही साथ में भारतीय मूल की राजनीतिक लीसा सिंह को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है। विदेश मंत्री मैरिस पायने के मुताबिक बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इंडिया काउंसिल में 3 नई नियुक्तियां की गई। अध्यक्ष के तौर पर अशोक जैकब की पुनर्नियुक्ति की गई। लेबर पार्टी की पूर्व सीनेटर लीसा सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो यहाँ पे हमको क्या क्या चीजें देखने को मिल गई। ऑस्ट्रेलिया में व्यापारिक जो भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन के साथ साथ भारतीय मूल की राजनीतिक, कहाँ की राजनीतिक, ऑस्ट्रेलिया की ही, ध्यान रखिएगा, वो भारतीय मूल की, पर वो उनको अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है। और इसके अध्यक्ष के तौर पर अशोक जैकब की पुनर्नियुक्ति भी की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे सामने आ रही है कि जो लीसा सिंह जो है वो लेबर पार्टी की पूर्व सेनेटर भी रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपना एजीआर बकाया चुकाने के लिए कितने साल का समय दिया? ऑप्शन है आपके पास 7 साल, 10 साल, 5 साल या फिर 8 साल। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर रहने वाला है 10 साल। 10 साल तक के लिए छूट दे दी है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2020 को टेलीकॉम कंपनियों को अब बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को एजीआर भुगतान करने के लिए 10 साल का समय दे दिया है। बता दें कि कंपनी ने कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा कि यदि अभी एजीआर भुगतान का आदेश दिया तो कंगाली की स्थिति आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 10 साल की राहत देने की ये अवधि 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा टेलीकॉम कंपनियों को 31 मार्च 2021 तक एजीआर बकाया के 10% चुकाने होंगे। वही बाकी का पैसा हर साल 7 फरवरी को एक किस्त के रूप में देना होगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उनके एजीआर को करोड़ों रुपए का, इनका करोड़ों रुपए का बकाया जो है वो है सरकार के ऊपर, उसको देने का इन्होंने 10 साल का यहाँ पर समय दे दिया। एक गरीब आदमी के लिए यहाँ पर कोई बैंक से अगर कोई गरीब आदमी ब्याज लेते हैं, लोन लेता है, तो उनको देने के लिए यहाँ पे, इनको सुनने के लिए यहाँ पे नहीं रहता है, परंतु यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों का करोड़ों रुपए का कर्जा जो है वो उन्हें 10 साल तक के लिए देने का समय दे दिया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख का प्राप्ति हुई थी? क्या क्या बोल रहा है? खुदाई का रेनाटी चोल युग के दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई कुडप्पा जिले में। ऑप्शन है आपके पास आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहेगा। चलिए इसका आंसर रहने वाला है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे हमको
कुछ डिटेल्स भी देख लेते हैं। यह दुर्लभ शिलालेख डोलोमाइट चट्टान का एक बड़ा सा टुकड़ा है जिस पर तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण किया गया है। चलिए, यह शिलालेख 8वीं सदी के आसपास का बताया जा रहा है। यह क्षेत्र कडप्पा जिले के आसपास का क्षेत्र है। रेनाडू के चोल महाराज के अधीन था। चलिए, यहाँ पे क्या क्या चीजें हमको मिल गई। यहाँ पे 8वीं सदी का था, साथ ही साथ में कडप्पा जिले के आसपास रेनाडू के चोल महाराज के अधीन ये क्षेत्र था। तेलुगु चोल शासक क्या बता रहा है? तेलुगु चोल शासक एरिकल मुत्तुराजु धनंजय वर्मा के तेलुगु शिलालेख, जिसे एरागुड़ीपाड़ू सासा नाम के रूप में भी जाना जाता है, उनको वर्तमान कडप्पा जिले के 575 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया था। यह तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण सबसे पहला शिलालेख का रिकॉर्ड भी है। तो यहाँ पे हमको काम की चीजें क्या मिल गई? ये जो शिलालेख मिला है वो 8वीं शताब्दी के आसपास का बता रहा है। चलिए ठीक है। और इसके साथ साथ में क्या होगा, यहाँ पे रेनाडू के चोल राजाओं के अधीन क्षेत्र था, वहां पे मिला है। तेलुगु चोल शासक एरिकल मुत्तुराजु धनंजय वर्मा के तेलुगु शिलालेख जैसे कि यह तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण सबसे पहला शिलालेख है, ये हमको यहाँ पे रिकॉर्ड मिल गया। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? हाल ही में किस देश ने घोषणा की कि भारत को कोविड-19 की संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3,500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगी? चलिए यहाँ पे क्या बता रहा है, कौन से देश ने ये घोषणा करी कि वही वो भारत को 3,500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगा? ऑप्शन है आपके पास चीन, पाकिस्तान, जापान या फिर बांग्लादेश। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है जापान। जापान सरकार ने घोषणा की कि वह भारत को कोविड-19 के संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3,500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगी। इससे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा नीति का कार्यान्वयन भी शामिल होगा। यह ऋण भारत द्वारा आपातकालीन निधि के रूप में प्राप्त किया जा रहा है। नई दिल्ली में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें 15 साल के रिडेम्पशन पीरियड के साथ साथ 0.01% प्रति वर्ष का ब्याज भी शामिल है। तो ये तो था हमारा आज का करंट अफेयर्स। अब हम जान लेते हैं कुछ रिसेंट में जो भी घटनाएं हुई थी उनके बारे में जानेंगे, करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। वर्ष 2023-24 तक कोल इंडिया लगभग 500 परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा। कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने देश में आधारभूत संरचना, कोयला निकासी, परियोजना विकास, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी और अन्वेषण से संबंधित लगभग 500 परियोजनाओं के विकास के लिए 1.22 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का फैसला लिया है। इस निवेश का मुख्य लक्ष्य भारत को कोयले के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ वर्ष 2023-2024 तक 1 बिलियन टन का उत्पादन लक्ष्य हासिल करना भी बताया है। तो यहाँ पे कितना कर रहा है? 1.22 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कितना निवेश हम कर रहे हैं? 500 लगभग योजनाएं थी हमारी, यहाँ पे ये भी बता दिया। और इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य ये है कि भाई 1 मिलियन टन तक का हमको 23-24 तक का यहाँ पे हमको उत्पादन करना है। अब और कुछ चीज जान लेते हैं। कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने हितग्राहकों की बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि कंपनी के मामलों में सभी हितधारकों की भागीदारी इस परियोजना के जोखिमों को उजागर और कम करेगी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो इन्वेस्टर्स थे उनकी जो शेयर्स थे वो भी यहाँ पे बढ़ा दिए कि वो ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे ज्यादा वो पैसा निवेश करने की यहाँ पे बात कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। चलिए और कुछ विशेषताएं क्या बता रहे हैं ये भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय खनिक कोल इंडिया लिमिटेड अगले 3 से 4 साल में 49 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 2 चरणों में लगभग 14,200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी में पिट हेड्स से डिस्पैच पॉइंट तक कोयले का परिवहन किया जाएगा। सड़क के माध्यम से परिवहन की मौजूदा पद्धति को बदलने के लिए कोयला की कंप्यूटर एडेड लोडिंग तकनीक का भी विकास किया जाएगा। CIL वर्ष 2023 से 24 तक कुल 1.22 करोड़ रुपए
कि प्रस्तावित राशि में से खान अवसंरचना 25,117 करोड़ रुपए कोयला निकासी पर एवं 32,696 करोड़ रुपए परियोजना की विकास पर एवं 29,461 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है। चलिए, एक योजना यहाँ पे नई जो स्कीम है वो चालू हुई, उसके बारे में जान लेंगे। केंद्र सरकार ने मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दे दी। क्या है मिशन कर्मयोगी, आप इसको भी जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 2020 को सिविल सेवाओं में कार्मिकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम NPCSCB मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा कैबिनेट के फैसलों पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान यह घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने के अनुसार यह मिशन अधिकारियों एवं सरकारी कर्मचारियों को उनकी क्षमता निर्माण का एक मौका प्रदान करने का करेगा। अब मिशन कर्मयोगी है क्या, ये भी जानते हैं। कर्मयोगी मिशन योजना सरकार की ओर से अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी योजना है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य व्यक्तिगत सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण के साथ साथ संस्थागत क्षमता निर्माण पर ध्यान देना है। मिशन कर्मयोगी के जरिए सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को अपना प्रदर्शन बेहतर करने का मौका मिलेगा। मिशन कर्मयोगी के तहत सिविल सेवा क्षमता निर्माण योजनाओं को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक परिषद की मंजूरी भी दी गई। मुख्यमंत्री परिषद के सदस्य भी होंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, कर्मयोगी जो स्कीम है इसका मतलब ये है, यहाँ पर जो सिविल सेवक हैं, जो जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, जितने बड़े जो अधिकारी 1 क्लास 1 के ऑफिसर्स हैं, उन सभी को ट्रेनिंग देना है, उनको कुल मिला के ट्रेनिंग देना है, उनकी क्षमताओं के बारे में जानना है और उनकी क्षमताओं को बढ़ाना है। तो इसके ऊपर एक मिशन का आयोजन किया गया और साथ ही साथ में इसकी जो अध्यक्षता रहेगी वो कौन करेगा, यहाँ पे प्रधानमंत्री करेंगे। और इस परिषद को मंजूरी दी गई। इसकी जो परिषद के जो सदस्य होंगे वो उस रिस्पेक्टिव राज्य के मुख्यमंत्री भी होंगे। तो परिषद के सदस्य कौन होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, और अध्यक्षता कौन करेगा, प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसकी 2 सितंबर को यह योजना की मंजूरी दी गई थी यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ने गूगल असिस्टेंट पर लॉन्च किया वॉइस चैटबैक्स लीगो यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया वॉइस चैट। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गूगल असिस्टेंट पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित वॉइस चैट बॉक्स लीगो लॉन्च किया। इससे कंपनी के पॉलिसी धारकों को अपना वॉइस कमांड द्वारा अपने प्रश्नों का उत्तर ले सकेंगे। यह ग्राहकों के लिए उपयोग में आसान एवं सुविधाजनक सर्विस टच पॉइंट प्रदान करेगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के MD CMD कौन है, ये भी जान लेते हैं। इनके CMD हैं NS कन्नन और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें देख ली, यहाँ पे हमने ये देख ली कि गूगल असिस्टेंट लॉन्च किया था वॉइस चैट लीगो के नाम से। चलिए ठीक है, इसका मेन मोटो क्या है, जो ग्राहक हैं उनके उपयोग को आसान बनाना और वॉइस के थ्रू मतलब अपने आवाज के कमांड के थ्रू अपने प्रश्नों के उत्तर को लेना। यहाँ पे हमने और क्या देख लिया, यहाँ के CMD कौन थे, NS कन्नन जी हैं। इसका मेन हेड ऑफिस कहाँ पे, हमारा मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अवीक सरकार बने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। तो एमिरेट संस्थापक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI का नया अध्यक्ष चुना गया। यह पंजाब केसरी अखबारों के समूह के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। इसके पहले कौन थे, विजय कुमार चोपड़ा जी थे PTI के अध्यक्ष। अवीक सरकार भारतीय पेंगुइन बुक्स पेंगुइन इंडिया के संस्थापक प्रबंध निदेशक बिजनेस स्टैंडर्ड के संस्थापक संपादक और ABP ग्रुप द्वारा 2003 में स्टार न्यूज के अधिग्रहण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो यहाँ पे मेन चीजें क्या क्या थी, पेंगुइन बुक के संस्थापक थे, पेंगुइन इंडिया एवं के संस्थापक प्रबंध निदेशक भी रहे, बिजनेस स्टैंडर्ड के संस्थापक एवं संपादक भी रहे, और साथ ही साथ में ABP ग्रुप द्वारा 2003 में स्टार न्यूज को इन्होंने अधिग्रहण कर लिया था। तो इसमें इनकी मुख्य भूमिका रही थी। PTI का मुख्य
स्थान जो है, मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। और पीटीआई की स्थापना कब हुई थी हमारी? 27 अगस्त 1947 को पीटीआई की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को मिला 6 साल का एक्सटेंशन। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने, एसीसी जिसको बोला जाता है, ने प्रमोद चंद्र मोदी को 6 महीने की अवधि यानी 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक अगले आदेश तक के लिए पुनः केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी जिसको बोला जाता है का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। नियुक्ति पर मंजूरी दे दी। सीबीडीटी की अध्यक्षता इसके अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इसमें अधिकतम 6 सदस्य हो सकते हैं। यह आयकर विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है। इसकी नीति जो है आयकर विभाग रेगुलेट करता है। अब इसके साथ कुछ और चीज जान लेते हैं। सीबीडीटी का जो मुख्यालय है वो कहाँ, जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? 1924 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ेंगे। हेमंत खत्री हिंदुस्तान शिपयार्ड के नए सीएमडी बने। कॉमोडोर हेमंत खत्री सेवानिवृत्त ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित भारत सरकार स्वामित्व वाले रक्षा शिपबिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह रियल एडमिरल LV शरद बाबू सेवानिवृत्त का स्थान लेंगे। इसके पहले हेमंत खत्री HSL में रणनीति परियोजना के निदेशक के रूप में सेवा दे रहे थे। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड 22 जून 1941 में इसका स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। चलिए, एक दुखद खबर है। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर S पद्मावत का निधन। प्रसिद्ध हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर S पद्मावती को 103 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण निधन हो गया था। यह भारत की पहला महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी। उन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी भी कहा जाता था। वह नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की संस्थापक भी रहीं। इनका जन्म बर्मा में, अब म्यांमार में है, जो दुनिया के स्पेनिश फ्लू महामारी की चपेट में आने से 1 वर्ष पहले 1917 में हुआ था। तो इसका मतलब क्या होगा? 118 में क्या हुआ था? स्पेनिश फ्लू जो बीमारी थी, बहुत बड़ी महामारी थी। जैसा अभी कोरोना चल रहा है वैसी स्पेनिश फ्लू था, एक बीमारी थी। ये पूरी दुनिया में फैला हुआ था, महामारी फैली हुई थी। ये कब था? 1918 में आया था। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे चीज़ें देख ली कि जो सबसे पहली, भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट थी डॉक्टर S पद्मावती, इनका निधन हुआ था। चलिए, आशा करता हूँ आपने सारी जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई थी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीज़ों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है। मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। थैंक यू।